दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी कभी बोलते हैं ना कि सही और सामाजिक काम के लिए या सोशल वर्क हो या किसी के भी हित में हो, चाहे वो धर्म संस्कृति के हित में हो या पर्यावरण के हित में हो, निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से साफ गोई से काम करना कभी कभी कितना भारी पड़ता है, उसका भुक्तभोगी खुद हम भी रहे हैं। अभी एक ताज़ा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। गुप्त काशी जो केदार घाटी है, वहाँ पे शराब, गुप्त काशी और केदार घाटी में जिस प्रकार से शराब का और मांस का अवैध व्यापार किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो जो अवैध व्यापार है या बिक्री है, वो किसकी सह पे सरपरस्ती या संरक्षण में ये काम हो रहे हैं। और जो शराब माफिया हैं या मांस माफिया हैं, उनके हौसले क्यों बुलंद है। अभी जो वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो सुभाष अंथवाल, तो उन्होंने वहाँ पे किसी नेपाली को पकड़ा शराब के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले उनका एक लाइव वीडियो चल रहा था कि किसी को उन्होंने मांस के साथ भी पकड़ा है वहाँ, उसी नेपाली को दोबारा, जबकि 2-4 दिन पहले वो उसी को थाने में लेके गए थे शराब की, अवैध शराब के साथ। लेकिन थाने में मुकेश संथवाल ने ये आरोप लगाया है कि थानेदार SHO जो भी हैं, उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें भगा दिया गया। और अभी ये एक संयोग और अप्रत्याशित घटना ये है कि वही नेपाली उनके साथ लिफ्ट मांग के अपर मार्केट से नीचे मार्केट आ रहा था, और आज उसके पास शराब नहीं बल्कि मटन चिकन था। और मेरे ख्याल से 2-2 किलो के पाउच थे वो, कम से कम 7-8 पाउच थे ही, मतलब 20 किलो के आसपास तो था ही वो। तो सवाल ये है कि आखिर ये चल क्या रहे हैं, मतलब इतने बेखौफ, निर्लज्ज बेखौफ होके और बुलंद हौसलों के साथ ये केदारनाथ धाम में भी, केदारनाथ यात्रा पड़ावों पे भी जो ये काम चल रहा है, क्या इसमें किसकी इन्वॉल्विंग है, किसकी सह है सरपरस्ती, ये किसका संरक्षण है। मुझे ये घटनाक्रम इसलिए याद आता है, वैसे सुभाष भाई ने उन पे आरोप लगाया है, पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं कि सुभाष अंथवाल ने हमारे यहाँ आके दुर्व्यवहार किया। हालांकि सुभाष अंथवाल जो हैं वो मेरे परिचित भी हैं, मेरे मित्र भी मित्र हैं, उनके भाई भी मेरे मित्र हैं। मेरा तो एक प्रकार से लगा लो एक, अब तो खा आना जाना कम ही होता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि बिल्कुल जैसे पारिवारिक संबंध कह सकते हैं आप। उनके यहाँ उठना बैठना, खाना पीना, उनके साथ घूमना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब तो खैर वो समय का तकाजा हैं, या कुछ मुझे जो हेल्थ तमाम प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण मैं थोड़ा देहरादून में ज़्यादा रहता हूँ, उसके कारण मिलना जुलना तो होता है। बहरहाल जो दोस्ती होती है वो अटूट होती है, जो संबंध होते हैं वो दूरियां कोई मतलब मायने नहीं रखती हैं। तो सुभाष संथवाल ने और उनके भाई मुकेश संथवाल ने सोशल क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बीड़ा भी उठाया है, तो अच्छी बात है। और इसके फ्लैशबैक में, ये कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ। 2015 का दौर था, 2015-16 का दौर। एक तरफ वहाँ पे आपदा की बाद स्थितियाँ विपरीत थी, दूसरी तरफ उस समय भी शराब और मांस की अवैध बिक्री जारी थी। तो उस समय मैंने एक बार नहीं 4-4 बार ज्ञापन दिया, 5-5 बार। किस किस को दिया मैं आपको बताता हूँ। उस समय DM थे लंगर साहब, राजीव लंगर, उनको दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से मनोज गोयल आए, उनको भी दिया मैंने। उसके बाद दीक्षित साहब आए, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया। और वहीं तक सीमित रहा, मैंने मुख्यमंत्री तक को कई बार, और पर्यटन मंत्री, धर्म संस्कृति मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज, और पुष्कर सिंह धामी से पहले त्रिवेंद्र सिंह, और उससे भी पहले हरीश रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैंने उनको ज्ञापन दिया। 1 प्रति मुख्यमंत्री को, 1 प्रति पर्यटन मंत्री को, 1 प्रति DM को सौंपी। तो उस समय क्या होता, मैंने कहा था कि मांस की अवैध बिक्री खत्म की जाए। मांस की दुकानें जो मुख्य केदारनाथ या बद्रीनाथ या केदार घाटी जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं उससे हट के हों, मुख्य मार्गों पे मांस की दुकानें न हों, शराब के ठेके न हों, मुख्य दुकानों से 50 मीटर या 100 मीटर
उसको डिस्प्लेसमेंट करके बनाया जा सकता है, ये मैंने वो किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अचानक से एक दिन शाम को मुझे अगस्तमुनि में रोका जाता है, मेरा कॉलर पकड़ा जाता है और फिर कहा जाता है कि तुम कौन होते हो, स्थानीय लोगों द्वारा ही। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्थानीय लोगों की भी इसमें हो सकता है इन्वॉल्विंग हो सकती है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, या नेताओं की भी इन्वॉल्विंग हो सकती है, ये मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हुई। मैं तो किसी के प्रति मेरे दुर्भावना, व्यक्तिगत दुर्भावना, दुष्प्रचार, दुर्भावना ऐसी मेरी या किसी से वैमनस्यता मेरी रही नहीं है। सामुदायिक और मुद्दों के लिए मैंने उठाई होगी बात, अब तो मैं खैर कम उठाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। उसके बावजूद अभी खड़ा भी हूँ, वो ये बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि कोशिश करता हूँ मैं अभी भी, मैं इसीलिए मैं कहीं किसी चीज़ को सामने देखता हूँ, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे बुरा भी लगता है यार। देखो, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, उत्तराखंड देवभूमि है, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कभी तो बहुत आक्रोशित, अंदर से आक्रोश उठता था। अब वो आक्रोश भी हालांकि शायद उतना है नहीं, लेकिन गुस्सा आता कभी कभार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। तो उसके बाद अगस्तमुनि में मुझे पकड़ा जाता है कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। हमने रखे हुए हैं मांस व्यापारी अपनी दुकानों पे, अपने मकानों पे, तुम कौन होते बोलने वाले। उसके कुछ दिनों बाद मुझे गुप्तकाशी में भी 2-4 लोग ऐसी बातें सुनाते हैं कि ये बहुत बड़ा वो बनता है, इसकी औकात क्या है, बहुत बड़ा न्योता बनता है, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनता है। जब लोग उन्हें अपने मकानों पर रखे हुए हैं तो इसको क्या आपत्ति है। और तमाम तरह की बातें। उखीमठ में एक दिन मैं उखीमठ में भी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने दुकान में बैठा था, तब तक 2-3 आदमी आते हैं वहाँ पे और इस प्रकार की अनर्गल बातें वो करना शुरू कर देते हैं कि ये व्यापार बिजनेस को रोकना चाहता है यहाँ पे, ये लोगों के कमाई को, व्यापार को ख़त्म करना चाहता है। इससे तो अपनी स्थितियाँ तो संभाली नहीं जाती हैं, अपना जो भी है, क्या कहें, घर परिवार कहें या जो भी कहें, समाज कहें, या उसमें तो इसका बिल्कुल इसको बहिष्कृत किया गया है एक प्रकार से। और ये बहुत बड़ा शाना बनता है, बिना फीस का वकील, बिना पार्टी के न्योता बनता है। ऐसी बातें सुनाई गई। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी त्रासदियाँ झेली हैं, घर परिवार से लेकर, और तमाम चीज़ों के अच्छे और सच्चे मुद्दे उठाने के कारण मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। मुझे कोल्ड ड्रिंक कहें या जो भी कहें, उसमें नुआन तक खिलाई गई, स्लो पॉइजन तक दिया गया। ये सारे घटनाक्रम खुद मैंने झेले। तो सवाल ये उठता है कि वहाँ पे जो अवैध शराब की बिक्री होती है, और बात वहीं नहीं रुकती है, बल्कि मेरे खिलाफ शिकायतों का अंबार तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक में पहुँचता है कि उसके काम ही ये हैं। वो काम करता धरता कुछ और है नहीं, वो सिर्फ यही काम करता है, लोगों को बिजनेस व्यापार को उजाड़ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाइयों, मैं ज़्यादा कुछ कहने वाला कौन होता हूँ। मेरे अब तो खैर ज़्यादा वो रहता भी नहीं है, लेकिन एक समय था कि काफ़ी दौड़ा भागी थी, काफ़ी वो था कि यार हमारे यहाँ हो, सुंदर हो, हमारी घाटी सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, और धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत हो। ये हम चाहते थे, जिसके लिए देश दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं। तो ये सारी बातें कही गई। तो अब शिकायतें की गई तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक के कर्मचारी कि वो यहाँ आता है तो उसको भगा दो, उसको ज़्यादा मुँह मत लगाओ। ये बातें होती हैं। खुद जब समय वहाँ आपदा आई थी तो खुद वहाँ पे मेरी कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत संपत्तियाँ थी। हालांकि वो सरकारी पट्टे की ज़मीनों पे ही सही गौरीकुंड में थी, ये अन्य भी जो जगहों पे थी। 1 रुपया मुझे नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की खुद जो व्यापार समिति है, पता नहीं क्या कौन कौन सी समितियाँ हैं वहाँ पे, सभाएं हैं, समितियाँ हैं, उन्होंने मेरा नाम ही नहीं दिया। जबकि उन्हीं के ज्ञापन लेके, उन्हीं के ज्ञापनों को लेकर मैं कई बार देहरादून राजभवन आया। उस समय रजिस्ट्रार होते बीजापुर गेस्ट हाउस गया, उन लोगों के साथ भी गया और पर्टिकुलर अलग से भी गया। लेकिन जब मैंने वहाँ लिस्टें देखी, मुझे तो ये भरोसा था कि शायद अपने लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ देखा मैंने कि उन्हीं के लिए
उन्हीं के हितों के लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सब जगहों से मेरा नाम हटा रखा था। नतीजा ये हुआ कि वहां आपदा में बहुत नुकसान, काफी कुछ होने के बावजूद, कहीं से 1 रुपया उतना दौड़ भागी करने के बावजूद, अपने जेब से पैसे खर्च करने के बावजूद, अपने लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, हमें 1 रुपया भी कहीं से हासिल नहीं हुआ। वहां पे एक लास्ट एक आशा थी मुझे, वहां तीर्थ पुरोहितों के लिए अहेतुक राशि 1-1 लाख दी गई थी। लेकिन उसमें भी आश्चर्य यह है कि वहां की जो स्थानीय केदार सभा है उसमें उन्होंने मेरा नाम ही बाहर कर दिया। अब आप लगा, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी के पास पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है, वैमनस्यता नहीं है किसी के प्रति व्यक्तिगत, मैं ज्यादा पहचानता भी नहीं। मैं नीतिगत और सामुदायिक हितों से जुड़े मुद्दों पे बात होगी, लेकिन मेरी किसी साहब कोई ईमानदारी रही है और किसी से ऐसा कुछ नहीं रहा कि व्यक्तिगत विद्वेष हो, पूर्वाग्रह हो, दुराग्रह हो, किसी के प्रति वैमनस्यता हो, ऐसा कुछ कभी रहा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वहां से भी मेरा नाम हटाया गया था। एक वो संयुक्त व्यापार समिति थी, उस वहां मैंने 2-3 बार नाम दिया, बाहर किया गया। गौरीकुंड में वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से मैंने लोन वगैरह निकाल के वहां पे थोड़ा कुछ बनाया था, वो 1-2 साल में वहां पे निकल गया था। हालांकि वो सरकारी जमीन थी, पट्टे की जमीन थी, जो भी थी। उसके बाद उसका 1 रुपया नहीं मिला मुझे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही, जो उनकी समितियां हैं, उन्होंने मेरा नाम लिखने से ही मना कर दी। या मैंने नाम दिया तो बोला हाँ लिख देंगे हम, हो जाएगा। और उसके बाद ये दिया मैंने कि उस समय कि तीर्थ पुरोहितों को अहेतुक राशि दी जाए, और उसके अलावा प्रत्येक तीर्थ पुरोहित जिसका वहां पे आवश्यक मकान नहीं है और जो आजीविका और रोजगार के लिए पूर्ण रूप से वहीं उसी अपनी तीर्थ पुरोहिताई यजमानी पे निर्भर है, उसको 1-1 कमरे उनको आवंटित किए जाए, ये भी मैंने ज्ञापन दिया था। लेकिन होता क्या है, जब वहां फाइनल लिस्ट आती है और वही लोग मुझे बोलते हैं हाँ तेरा नाम तो है भाई, तू चिंता मत कर, ठीक है, तूने बढ़िया है तू वहाँ। मैं देहरादून में उनके डेलीगेट्स के साथ भी जा रहा हूँ, अकेले भी जा रहा हूँ, इंडिविजुअल टाइप भी कर रहा हूँ, उस मैटर को तमाम बना के हाथ से लिख के भी, जैसे जो पढ़ा श्रीनगर में मिला मुझे मुख्यमंत्री वहीं दिया, जो जहां पे मिला उसको वहीं पकड़ाया। लास्ट में पता चलता है जिस दिन वहां पैसे आवंटित हो रहे थे उस दिन ऐसे ऐसे लोग जो घर में कभी रहे ही नहीं, वो केदारनाथ में रहते हैं, वो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, वो सबसे पहले उनको 1-1 लाख रुपए मिल रहा है या जो भी है, और मेरा नाम वहां से भी लगा है। इतनी सारी चालबाजियां, जो कुटिलताएं वहां पे होती हैं, उसके लिए क्या हम सरकार को जिम्मेदार माने? सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं, हमारे बीच से ही जो चंद गद्दार होते हैं वो ज्यादा नहीं होते। हमारे घाटी में 150 होंगे, 100-200 होंगे, प्रत्येक गांव में 2-4 होते हैं, वो प्रत्येक घाटी में 100-200 मिला के होंगे हमारे। उन्हीं लोगों ने ये सारे माहौल बिगाड़ रखे। उनकी सब जगह सेटलमेंट है, वो टाइम उतने अवसर परस्त होते हैं कि समय आने पे वो अधिकारी कर्मचारियों की लल्लो चप्पो भी कर लेते हैं। समय आने पे वो बीजेपी है मेजोरिटी में तो बीजेपी के साथ, कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ मेजोरिटी में, वो उनके साथ भी शामिल हो जाते हैं, और समय आने पे वो कुछ भी कर लेते हैं, उनका ये। तो ऐसे अवसर परस्त लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र और कुत्सित स्वार्थों के लिए घाटी के वो हाल कर दिए हैं, और वो जनता को भी बरगलाते हैं, भरमाते हैं। वो अपने पास ऐसी समितियां भी उन्होंने बना रखी हैं, ऐसे पद भी रखे हुए हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या बना रखा उन्होंने। मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, मैं न तो पर्सनली, और न मैं उस क्षेत्र में ज्यादा कभी रहा हूँ। मैं कभी कभार आता जाता हूँ, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाते थे, अब वो भी खत्म हो रहा है, उसको देखने जाते हैं। बाकी वहाँ बहुत ज्यादा सरोकार मुझे है नहीं। हालांकि हम चाहते थे कि वहाँ पे स्वस्थ, स्वच्छ, प्रगतिशील, गुणवत्तापूर्ण पर्यटन, तीर्थाटन हो, चाहे वो प्राकृतिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, साहसिक पर्यटन हो, या जिस रूप में हो, उसका अच्छा विकास हो वहाँ पे। लेकिन अब हम क्या करें, जो वहाँ के चंद गद्दार हैं, जो पार्टियों की भी चमचागिरी, दल्लागिरी करते हैं, पार्टियों की चमचागिरी करते हैं, शासन प्रशासन के जुड़े कर्मचारियों के साथ भी वो शामिल हो जाते हैं। जो सरकारें बदलती हैं उन्हीं के साथ डंडे लेके खड़े होता है, और उन्हीं के संरक्षण और सरपरस्ती में ये सारे काम भी होते हैं। तो मैंने एक बार वो मीट और वो वाला मामला 3-4 बार मैंने ज्ञापन दिए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से 2019 या 20 में मैंने राष्ट्र दिया था। उसके बाद
तो उसके बाद मेरे कॉलर पकड़ना, मेरे साथ गाली गलौज करना, ये घटनाएं वहीं के लोगों ने की, मैं किसी पुलिस वाले को नहीं कहता हूँ। फिर मेरे खिलाफ एक मुखबरी की गई। मैं अक्सर देहरादून से निकलता हूँ तो मैं रात को पहुंचता हूँ गुप्तगासी, इतना ही टाइम होता है रास्ते में। नतीजा क्या होता है कि 7-8 दिन मेरी चेकिंग की गई कुंड में और ऊपर कालीमठ बैंड में। बाद में पुलिस वालों ने खुद बोला कि तुम्हारे यहाँ के ही कुछ लोगों ने तुम्हारी मुखबरी की। 2-4 बार क्या होता है, ये बहुत पहले की बात है, लगभग 4-5 साल पहले की बात। मैं कई बार वहां से चलता था तो मुझे ऋषिकेश पहुंचते हुए, देहरादून पहुंचते हुए रात हो जाती थी। मेरे साथ क्या होता, डोईवाला में 3-4 बार मेरी चेकिंग होती बाइक की। आप सुनिए, गौर फरमाइए इस बात पे। और 2-3 बार वो क्या है, वो मुनि की रेती में वहां चेकिंग होती है, डोईवाला में चेकिंग होती है। अब मैंने कहा यार एसओ हैं, एसएचओ हैं, जो भी हैं, एसआई हैं, मैंने कहा ये सब क्या चल रहा है यार, क्यों मेरी चेकिंग करते हो आप बार बार, ये क्या मतलब। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने कहा वो सुल्फा भांग लेके आता है अपने इलाकों से। अब बताओ, उसके बाद कुछ नहीं बन पड़ा तो केदारनाथ से लेकर, त्रिजुगी से लेकर और चोपता में, मेरे ख्याल से मैं तो गया नहीं कुछ साल से, वहां पे मेरे ख्याल से कुछ अतिक्रमण हटाए गए। तो तुंगनाथ घाटी से, मक्कू घाटी से, केदारनाथ से, त्रिजुगी नारायण, और वहां से मुझे फोन आते हैं कि तुम करवा रहे हो ये चालान। मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ। अब देखो कितनी तरह की बातें हैं, मेरा मतलब व्यक्तिगत छवि खराब करने के लिए, मेरे खिलाफ दुर्भावनाएं और दुष्प्रचार करने के लिए आम जनता के बीच भी किस प्रकार की वहां नई नई चीजें गढ़ी गई। मुझे तो कई बार झटका भी लगता था कि मेरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीजों से कोई लेना देना है भी नहीं, ना मैं कभी इस तरफ मेरा ध्यान गया। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि चलते चलते हमें कभी दिख जाता है कहीं पे रोड की हालत खराब है, रोड में डामरीकरण गलत हो रखा है, क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, अवैध शराबखोरी हो रही है, अवैध मांसखोरी हो रही है, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई होगी। या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, धार्मिक या सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में गलत अवांछित आपराधिक और इस प्रकार की शराबखोरी मेडखोरी या जिस रूप में है इस प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। या गंगा के जो बहुत सारी धाराएं हैं, चाहे वो केदार बद्री से निकलती हैं, गंगोत्री, उनके मुहानों पर ही इतना पर्यटक हो या स्थानीय जो व्यापारी हैं उन्होंने इतना कूड़ा कचरा फेंक रखा है। तो उसके लिए हमने ये बताया होगा कि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या कुछ ऐसा लगाया जाए ताकि इस प्रकार की चीजें न हो। हालांकि अब मैं ऐसा भी बहुत कम वो होता है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि हम लगातार इन चीजों को बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। वो आवाज एक अंदर से निकल जाती है, कोई कुछ आवाजें निकलती हैं, वो परमार्थिक होते हैं, अपने निजी स्वार्थों से परे होती हैं, ऊपर होती। तो उसके लिए भी मुझे वहां के ही लोगों ने मैं टारगेट किया, यहां तक कि वहां जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मेरी शिकायतें की गई, चाहे वो पटवारी कानून को हो, तहसील कर्मचारी हों या फिर कलेक्टेड में हो, कि उसके काम ही ऐसे रहते हैं। अब वो यहाँ पे आएगा, उसको ज्यादा मोहम्मत लगाना, उसको यहां से भगा देना, ऐसी स्थितियां हैं। मैं सभी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ ही कुछ चाटुकार होते हैं ना, जो गलत कूटनीति चलते हैं, समान में बैमनस्यता और राज करना, वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की अवैध संतानें हैं वो लोग। डिवाइड एंड रूल आज भी उनका वही है, समाज में बांटो, लड़वाओ उनको। किसी के खिलाफ कोई सही आदमी अगर आगे आता है तो उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा, रूमर, नेक्सस खड़ा करो कि उसको वहां जीना, खड़ा होना भी दुभर हो जाए जी। और ये ज्यादा नहीं, ये मैं बता रहा हूं, केदार घाटी में हो कितने लोग होते हैं, प्रत्येक गांव में 2-4 ऐसे होते हैं, घाटी में 200, 400, 500 लोग ऐसे होते हैं जो नेतागिरी भी करते हैं, ठेकेदारी भी करते हैं और सरपरस्ती भी करते हैं, पार्टियों की दलालियां, चमचागिरी, धल्लागिरी, बड़वागिरी सब कुछ करते हैं और सबकी नजरों में भले बनने की भी कोशिश करते हैं, होते भी हैं। वो जनता भी इतनी बेवकूफ है, अंधेर नगरी चौपटा, जनता को भी बरगलाने भटकाने में वो कामयाब हो जाते हैं। आज से नहीं, वो अंग्रेजों के जमाने और उससे पहले मुगल, अफगान और तुर्क अगर भारत पर काबिज हुए हैं तो ये हम लोगों के बीच से ही, जो चंद सिक्कों, चंद पैसों के लिए, चंद नोटों के लिए, चंद व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों के लिए जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं, यानी तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब धन की अति पूजा होती तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। इन लोगों ने माटी बेची अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए।
जमीर बेचा, ईमान बेचा, और जनता के बीच उनको इस प्रकार से भ्रामक दुष्प्रचार करके उनकी ऐसी छवि गढ़ी गई ताकि जनता भी उन्हें अस्वीकार करे। तो यही कारण है कि पहाड़ों से जो ठीक ठाक लोग हैं, जिन्होंने पहाड़ों की जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ, प्रगतिशील और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करना था, संगठनात्मक और सामुदायिक रूप से, उनको तो ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि वो क्षेत्रों में ही न रहे। अब वहां पे क्या है, बाहरी लोगों को तो उन्होंने सिर में बिठा रखे हैं, चाहे वो बाहर से कोई मोमडन आके वहां करोड़ों कमाता है, चाहे वहां नेपाली, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी आके करोड़ों कमाता है, या बाहर का कोई भी आदमी वहां 6-6 मंजिला, 8-8 मंजिला होटल बनाता है, उसको कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं अगर वहां पे जाके एक ढाबा भी खोलूं ना, उस ढाबे को भी उजाड़ने के लिए वहीं के लोगों की सह पे 50 खड़े हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि बात आ गई है कि सुभाष अंथवाल को भी टारगेट किया गया। अब सुभाष अंथवाल को भी कितना सपोर्ट मिल पाता है, हमारा तो है ही सपोर्ट। अगर उस भाई ने ऐसी कोशिश की है तो बड़ी ऐसी कोशिश एक अच्छी कोशिश होती है जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ है नहीं। और वाकई में जो अवैध धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक मार्गों पे, तीर्थ स्थलों पे या तीर्थ यात्रा से जुड़े मार्गों पे, मुख्य मार्गों पे अवैध शराब और अवैध बिक्री तो छोड़िए, वैध शराब और वैध मांस की बिक्री भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए डिस्प्लेस करो कुछ सड़क से 50-100 मीटर दूर, ऐसा कुछ रखा जाए, न कि मुख्य मार्गों पे वहां मुर्गा बकरा सब लटक रहे हैं। तो ये चीजें आती हैं। बहरहाल अब हमने क्या बोलना है, सुभाष भाई के साथ भी हमारी एक भाई होने, चाहे वो प्रकृति पर्यावरण के लिए करता है, सत्य धर्म न्याय के लिए, निष्पक्षता के लिए करता है, समता के लिए करता है, या समग्र चराचर सृष्टि के लिए कोई अच्छा काम करता है, तो उसके लिए हमारी सद्भावनाएं, हमारी दुआएं, हमारी सारी चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी, साथ थी, साथ हैं और रहेंगी। तो बहरहाल इस प्रकार की गतिविधियों में कौन संलिप्त है, उनका असली रिमोट कंट्रोल किसके पास है, कौन ये असली काम ये करता है, किसको कमीशन जाता है, कौन किससे करवाता है, और असली इनसे सारे जो काले कारोबार हैं उनका असली खिलाड़ी कौन है, असली मगरमच्छ कौन है, असली राक्षस और पिशाच कौन है इनके पीछे छुपे हुए, उनका पर्दाफाश कब होगा, उनके नकाब कब उतरेंगे, जो पर्दे के पीछे से ये खेल खेलते हैं उनका पर्दाफाश कब होगा, नकाब कब निकलेंगे, उनके मुखौटे कब उतरेंगे। तो क्या फिर जो चुनिंदा जो नेपाली हैं वहां पे, या अन्य लोग भी जो शराबखोरी, मांसखोरी कर रहे हैं, धड़ल्ले से भी कर रहे हैं, लीगली इलीगली दोनों प्रकार से कर रहे हैं, आखिर किसी न किसी का संरक्षण और सरपरस्ती और सह तो होती ही है उनको। तो ये चीजें ठीक हैं, जिसको इच्छा है वो ले, लेकिन मुख्य सड़क मार्गों पे ये चीजें न हो, कम से कम न तो तीर्थ स्थलों में हो, न सड़क मार्गों पे हो। तो बहरहाल अब इसके लिए ये देखो, उत्तराखंड एक ऐसी भूमि रही है, पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है विश्वव्यापी। वहाँ पे मैती आंदोलन चला है, वहाँ पे डोला पालकी आंदोलन चला है, वहाँ पे शराबबंदी आंदोलन चला है, और उसने विश्वव्यापी रूप लिया है। आज भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों में सिलेबस में तक पढ़ाया जाता है। वो जो हायर एजुकेशन है, या जो मिडिल एजुकेशन है, या प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ के सिलेबस में तक चिपको मूवमेंट हैं। यहाँ पे जो अन्य भी मूवमेंट रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के, वो आज भी वहाँ सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। और आज स्थितियाँ, जिन आंदोलनों की शुरुआत हमने की थी, जिस परिवर्तन, रचनात्मक सकारात्मक परिवर्तनों की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे बीच से निकले हुए चंद गद्दार, चंद शैतानों ने आज उन्हीं गतिविधियों को पहाड़ की शांत और धार्मिक वादियों में, उन्हीं गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे बीच से निकले हुए लोग ही काम कर रहे हैं। अब सरकार हावी होती है, बाहरी तत्व तो इसलिए हावी होते हैं क्योंकि छेद कहीं ना कहीं अंदर ही खाने ही होता है। यानी हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सब जगह गोटियां फिट कर रखी हैं, नेताओं से भी, पार्टियों से भी, शासन प्रशासन से भी, और सबके भले भी बन जाते हैं। वो जनता को भी बरगलाते हैं, भटकाते हैं, वो भरमाते हैं, और अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो सत्य, धर्म, न्याय, समता, निष्पक्षता
या संवैधानिक, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के लिए काम करते हैं, उन्होंने या तो उस क्षेत्रों से उनको धमका के, उनको क्षेत्रों से उनके खिलाफ र्यूमर, एक स्कैंडल, एक स्कैम, एक नेक्सेस, जो कहें आप, सिंडिकेट खड़ा करके उनको या तो भगने पर मजबूर कर दिया गया है, ताकि हमारा ही राज पार्टी इन क्षेत्रों में रहे। और उन्हीं लोगों की सरप्रति और संरक्षण में ये काम भी हो रहे हैं, चाहे वो अवैध मांसखोरी हो या शराबखोरी हो, कुछ भी हो। तो इसमें अब ज़्यादा क्या कहें, अब सभी लोग जो भी वहाँ के जागरूक लोग हैं और जो भी जीवंत जागरूक हैं या वाकई में कुछ इन बातों को लेकर कुछ इनका उन्मूलन करने के लिए काम करते हैं। वहाँ पे राणा जी थे, बहुत पहले उन्होंने भी काम किया था काली मठ में, अब तो गुजर गए वो भी अकेले ही। स्थितियाँ ये हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उनकी जीवसा थी। तमाम विरोध प्रतिरोधों, दुश्वारियों को झेलते हुए उन्होंने अकेले ही इन सारी चीज़ों का बेड़ा उठाया और जीवन के अंतिम समय तक इन चीज़ों के पर वो लड़ते रहे। लेकिन आज ऐसे लोग बहुत कम हैं भी, तो मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच से निकले हुए चंद गद्दार और चंद स्वार्थों पे बिकने वाले, अपना ईमान जुबान, अपनी जन्मभूमि, जल जंगल जमीन और सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहने वाले और पैसों और को ही अपने सिर में बिठाने वाले लोग जब रहते हैं, तो वो अति स्वार्थ ही उनके सर में तांडव करता है। जब अति स्वार्थ की परत उनके सर में चढ़ जाती है, अति पैसों की, अति लालच, लोभन लोभन का जब चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है, पर्दा चेहरे पे पड़ जाता है, तो फिर भला बुरा कहाँ नजर आता है, कहाँ विवेक रह जाता है, कहाँ नैतिकता रह जाती है, कहाँ लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य रह जाते हैं। सब कुछ पैसे और बाजार और व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित स्वार्थों की ही सवस की मंडी में ही सब कुछ नीलाम हो जाता है। तो ऐसे लोग जब तक क्षेत्रों में रहेंगे, तो तब तक तो स्थितियां बदलनी बहुत मुश्किल है। बदलाव, बहरहाल भारत का इतिहास में ये चीज रही है कि चाहे अकेले ही सही, पर कुछ लोगों ने फिर भी बदलाव की कोशिश की है। हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि 1000 बेईमानों में एक ईमानदार भी उभर के आया है, जिसने जद्दोजहद लड़ी है। लाख बेईमानों पे 10 ऐसे भी आदमी आए हैं जिन्होंने अपना खून भी बहाया है, लेकिन आगे आए हैं। और शायद ऐसा होगा, कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ लोग आगे आएंगे और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत को उस सनातन की उन शाश्वत और संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ परंपराओं की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, जीवित और जीवंत रखने की कोशिश करेंगे और पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारी वैश्विक पहचान कभी रही थी, जिसके कारण हम कभी विश्वगुरु और जो स्वर्णिम अतीत हमारा रहा है। तो बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगले वीडियो एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। जय वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।